हेलो दोस्तों, वेलकम टू लर्न एंड ग्रो विद श्वेता। मैं श्वेता सिंह अपने चैनल के माध्यम से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने एग्ज़ाम्स के प्रिपरेशंस पे लगे हुए होंगे। एग्ज़ाम में बहुत कम समय है। बीपीएससी टीआरई 3 जिसका री एग्ज़ाम आप लोगों के सामने बिल्कुल एकदम खड़ा है, तो आप अपनी तैयारियों के साथ में पूरा एकदम ज़ोरों शोरों पे लगे होंगे। तो उसी सीक्वेंस में हम जो है अपने चैनल के माध्यम से जीएसजीके का जो एक बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन आपका है, जिसमें बहुत सारे क्वेश्चंस आपके मतलब आपके एग्ज़ाम में बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो है, तो उसका हम लोग क्या करते हैं कि भी प्रैक्टिस सेट लेकर के आते हैं। तो उसमें ये है कि कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस, वन लाइनर फॉर्मेट के क्वेश्चंस और एक स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ने में बहुत आसान इस फॉर्मेट में आपके लिए क्वेश्चंस लेकर के आते हैं। तो अब हम अपना आज का प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारे प्रैक्टिस सेट में कुछ क्वेश्चंस ज्योग्राफी, हिस्ट्री और अपना मतलब हमने एक मिक्स प्रैक्टिस सेट पर रखा हुआ है जीएसजीके के लिए। ठीक है, तो चलिए हम अपना आज का प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करते हैं। आज के हमारे वीडियो का सबसे पहला क्वेश्चन ये है, देखिए यहाँ पर मैंने कुछ नाम लिख रखे हैं, जैसे अरल सागर, मिशिगन झील एंड ग्रेट बियर झील और आयर झील। ये आपका क्या होता है, जब भी वर्ड ज्योग्राफी के क्वेश्चंस आते हैं तो काफ़ी मतलब ये सब भी काफ़ी जो है देखे जाते हैं, इम्पॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो वर्ड ज्योग्राफी के ये काफ़ी बेहतरीन क्वेश्चंस, इसमें आपको बताना है कि स्थिति कहाँ पर है, मतलब अरल सागर कहाँ पर स्थित है, मिशिगन झील कहाँ पर स्थित है, ग्रेट बियर झील कहाँ पर स्थित है, आयर झील कहाँ पर स्थित है। तो अरल सागर आपका कजाकिस्तान में स्थित है, मिशिगन झील आपके अमेरिका यूएसए में स्थित है, ग्रेट बियर झील आपकी कनाडा में स्थित है और आयर झील जो है वो ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। तो ये चार मुख्य झीलें या सागर और झीलें और इनके जो है स्थिति, मतलब इनका कहाँ पर इनकी पोजीशन है, कहाँ पर ये स्थित है। तो ये आपके सामने सीधे सीधे चार क्वेश्चन यहाँ पे प्रिपेयर हो जाते हैं। अगला प्रश्न है कि कौन सी झील है जो आर्कटिक वृत्त यानी कि 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर स्थित है। सीधे सीधे ऐसी प्रश्न आएगा कि आपको उस झील का नाम बताना होगा जो आर्कटिक वृत्त पर, यानी कि ये भी याद रखिए कि आर्कटिक वृत्त का मान क्या होता है। तो आर्कटिक वृत्त का मान जो आपके होता है वो 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश होता है। तो इस पर जो झील स्थित है उसका नाम है ग्रेट बियर झील। और भी आपने पढ़ा ग्रेट बियर झील कहाँ पर स्थित है, यानी कि कनाडा में स्थित है। तो आपका यहाँ पर कई बातें आपने यहाँ पे चार बातें आपने सीखी। एक, आर्कटिक वृत्त का मान क्या होता है, तो आर्कटिक वृत्त का मान होता है 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश। इस पर झील कौन सी स्थित है, ग्रेट बियर झील स्थित है। और ये ग्रेट बियर झील कहाँ पर स्थित है, तो आपके कनाडा में स्थित है। अगला प्रश्न हमारा है कि ग्रीनलैंड पर किसका अधिकार है। तो ग्रीनलैंड पर देखिए, इसके आंसर देखिएगा, तो वैसे तो ऑफिशियल इसका आंसर डेनमार्क है। ग्रीनलैंड पर जो आपका अधिकार जो होता है वो डेनमार्क का है। बट यहाँ पर दो और इसके आंसर बनते हैं। एक होता है कि प्राकृतिक तौर पर किसका अधिकार है और एक होता है कि राजनीतिक तौर पर किसका अधिकार है। अगर ऑप्शन में सिर्फ डेनमार्क है तो कोई दिक्कत नहीं, बस आप डेनमार्क लेकर के एकदम निश्चिंत हो सकते हैं। या फिर कभी कभी डेनमार्क के अलावा यूरोप भी दे देता है, तो यूरोप भी आप डेनमार्क या यूरोप में से जो आपको ऑप्शन में मिलता है आप वहाँ पर टिक कर सकते हैं। पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से राजनीतिक तौर पर डेनमार्क का अधिकार है। लेकिन अगर बाय द वे ग्रीनलैंड पर प्राकृतिक तौर पर किसका अधिकार है ये प्रश्न आता है, तो इसका जवाब होगा उत्तरी अमेरिका। तो यहाँ पर आपने कुछ बातें सीखी। ग्रीनलैंड पर अधिकार डेनमार्क का है और ये अधिकार राजनीतिक तौर पर है। और अगर प्राकृतिक तौर पर पूछा जाता है तो जवाब उत्तरी अमेरिका हो जाता है। अगला प्रश्न है कि भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई है। मतलब कौन से रूल, अधिनियम से भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई थी। तो वो भारतीय परिषद 1861 अधिनियम था। क्योंकि यहाँ पे गवर्नर जनरल की बात हो रही है ना, तो यहाँ पे आप समझ जाएंगे प्रश्न की मतलब ये आपका जीके का क्वेश्चन है। तो भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की जो शक्ति मिली थी वो भारतीय परिषद 1861 अधिनियम के द्वारा मिली हुई थी। अब आगे चलते हैं। एक तो पहले आप यहाँ पे ये सीखिए कि मार्ले मिंटो सुधार का उद्देश्य क्या था। तो मार्ले मिंटो सुधार का जो उद्देश्य था
वो एक पृथक निर्वाचन प्रणाली चाहिए थी, मतलब एक अलग से उनको अपना वोटिंग, अपना सब कुछ जो है अलग से निर्वाचन प्रणाली चाहिए थी। और पार्लियामेंटो सुधार का जो ईयर है वो 1909 है, मतलब कौन से सन में हुआ था, 1909 में हुआ था, जो कि बहुत ही ज़रूरी प्रश्न बनता है। अगला प्रश्न है कि कौन से राज्य की तट रेखा सबसे लंबी है, और दूसरी के साथ में नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन से राज्य की तट रेखा सबसे छोटी है। तट मतलब जैसे कि पानी से जो किनारे लगे होते हैं ना, जो तटीय राज्य जिनको बोलते हैं, तो ऐसे हमारे इंडिया में तटीय राज्य हैं। अगर आप बताएं तो मुझे बहुत खुशी होगी कि कितने तटीय राज्य इंडिया में हैं जो है। अब यहाँ पर सॉरी फॉर द इंटरप्शन। अब यहाँ पर बात आती है कि कितने कितने तट राज्य जो है यहाँ पर हैं, तो वो आप हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताएंगे। और साथ में जो है कि आपकी भारत की कौन सी तट राज्य की मतलब तट रेखा सबसे लंबी है, तो सबसे लंबी तट रेखा है गुजरात की, और सबसे छोटी तट रेखा है गोवा की है। अब अगला प्रश्न पर हम चलते हैं। अगला प्रश्न है कि कैप्सियन सागर से लगने वाली सीमा, यानी कि आपको मतलब कैप्सियन सागर से लगने वाली आपको सीमा बतानी है, मतलब कौन कौन से देश की सीमाएं जो हैं वो कैप्सियन सागर से लगती हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि कई देशों की लगती हैं। देखिएगा, समझिएगा, 5 देशों की लगती हैं: रूस, ईरान, अज़रबैजान, कजाकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान। ये पांचों आपको याद होने चाहिए क्योंकि एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है कि कौन से राज्य की सीमा रेखा कैप्सियन सागर से नहीं लगती है। तो वहाँ पर क्या होगा कि 3 नाम इनमें से होंगे, एक नाम कोई आपको बाहर से दे दिया जाएगा, तो आप तभी इसको कर पाएंगे जब आपको ये पता होगा कि रूस, ईरान, अज़रबैजान, कजाकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान ये 5 ऐसे देश हैं जिनकी सीमाएं कैप्सियन सागर से लगती हैं। ये पांचों याद करना इतना मुश्किल नहीं है, थोड़ा सा एक बार, 2 बार, 5 बार रटेंगे तो तुरंत याद हो जाएगा, और ये इम्पोर्टेंट है, इसलिए आपको इसको मेमोराइज़ करने की ज़रूरत है। अगला प्रश्न है कि वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट किसका वार्षिक प्रकाशन है, मतलब जो पूरे साल की जो वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट आती है वो कौन प्रकाशित करता है, तो IBRD यानी कि विश्व बैंक जो है इसका प्रकाशन करता है। मैं उम्मीद करती हूँ कि यहाँ तक जो हमने आपको बताया, समझाने की कोशिश की, वो आप लोगों को समझ में आया होगा। अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये रिवीजन सीरीज़ है, तो रिवीजन सीरीज़ में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस आपको कराने की कोशिश है, मिक्स है, बहुत सारे तरह के क्वेश्चंस जो एग्ज़ाम में आ सकते हैं, आए हुए हैं, आने की पूरी संभावना है, वो यहाँ पर कलेक्शन आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। अगला प्रश्न है कि मानव विकास सूचकांक यानी कि HDI किस अर्थशास्त्री की देन है, मतलब मानव विकास सूचकांक सबसे पहले कौन से अर्थशास्त्री का सबसे ज़्यादा योगदान रहा या किन की देन कहा जाता है, तो महबूब उल हक की देन कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि भारतीय अर्थव्यवस्था के उदासीकरण या निजीकरण या वैश्वीकरण का अग्रदूत किसे कहा जाता है, क्योंकि ऐसे प्रश्न आते हैं कि भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण का अग्रदूत किसे कहा जाता है, भारतीय अर्थव्यवस्था के निजीकरण का अग्रदूत किसे कहा जाता है, या भारतीय अर्थव्यवस्था के वैश्वीकरण का अग्रदूत किसे कहा जाता है। तो ये 3 तरह से ये प्रश्न पूछे जाते हैं, आंसर एक है डॉक्टर मनमोहन सिंह। लेकिन हमने इन तीनों प्रश्नों को एक ही में समाहित कर दिया कि आप इन तीनों को याद कर लीजिए कि भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण का अग्रदूत पूछा जाए, निजीकरण का अग्रदूत पूछा जाए या वैश्वीकरण का अग्रदूत पूछा जाए, तो जवाब है डॉक्टर मनमोहन सिंह। यहाँ पर जो है इसका मतलब LPG करके इसको याद कर लीजिएगा। L से मतलब उदारीकरण, और G से वैश्विक ग्लोबलाइजेशन, और P से प्राइवेटाइजेशन, ऐसे करके हैं जो है। अगला प्रश्न है कि केंद्रीय सांख्यिकी संगठन CSO इसकी स्थापना कब हुई थी, तो केंद्रीय सांख्यिकी संगठन CSO की स्थापना हुई थी 1951 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हार्ड करेंसी क्या होती है, तो हार्ड करेंसी जो मतलब जो आप नोट देते हैं ना, जो है कभी कुछ अपना जो भी लेन देन करते हैं, कुछ करते हैं, तो जो नोट देते हैं वो हार्ड करेंसी होती है। तो वो आप वह मुद्रा जिसकी आपूर्ति मांग की अपेक्षा कम हो, इसकी डेफिनेशन याद रखिएगा, एक लाइन में ऐसे करके पूछा जाता है ये जो है। और अगला है कि सॉफ्ट करेंसी क्या होती है, तो वह मुद्रा जिसकी आपूर्ति मांग की अपेक्षा अधिक हो। सॉफ्ट करेंसी जिसकी जो आपूर्ति है वो मांग की अपेक्षा अधिक होती है, और हार्ड करेंसी में वह मुद्रा जिसकी आपूर्ति मांग की अपेक्षा
कम होती है। अगला प्रश्न है कि संविधान सभा के गठन की मांग सर्वप्रथम 1895 में किसके द्वारा प्रस्तुत की गई थी? तो संविधान सभा के गठन की मांग सन 1895 में सबसे पहले जिनके द्वारा प्रस्तुत की गई थी वो है बाल गंगाधर तिलक। अगला प्रश्न है कि संविधान सभा पुनर्गठित यानी कि जो संविधान सभा जो पुनर्गठित संविधान सभा है उसमें देशी रियासतों के कितने प्रतिनिधि थे? पहले ज़्यादा थे, बाद में जब पुनर्गठित हुआ तो कम हो गए थे। तो उसमें पुनर्गठित संविधान सभा में देशी रियासतों के जो प्रतिनिधि थे उनकी संख्या थी 70। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय राजनीति व्यवस्था में सर्वोच्च क्या है? मतलब हमारी राजनीति व्यवस्था में सबसे ऊपर क्या है? तो सबसे ऊपर है संविधान। ऑप्शन में आपको राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, संविधान या फिर जो है लोग दे दिए जाते हैं, जनता दे दिया जाता है। तो वहाँ पर आप जानिएगा कि संविधान जो है राजनीति व्यवस्था में, भारतीय राजनीति व्यवस्था में सर्वोच्च संविधान है। अगला प्रश्न है कि वह कौन सा शासक है जिसने विजय स्तंभ यानी कि टावर ऑफ विक्ट्री का निर्माण करवाया था? तो विजय स्तंभ का, टावर ऑफ विक्ट्री का निर्माण करवाया था राणा कुंभा ने। अगला प्रश्न है कि दिलवाड़ा मंदिर यानी कि दिलवाड़ा जैन मंदिर ये कहाँ पर स्थित है? आबू पर्वत पर है जो कि स्थित है राजस्थान में। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन है खजुराहो मंदिर का निर्माण किन्होंने करवाया था? तो वो चंदेल राजपूतों ने करवाया था। एंड द लास्ट क्वेश्चन इज कि क्रिया प्रतिक्रिया का नियम जो है वो न्यूटन का कौन सा नियम है? तो क्रिया प्रतिक्रिया का नियम जो है वो न्यूटन का तीसरा नियम होता है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करती हूँ कि जो क्वेश्चंस की कलेक्शन मैं आप लोगों के लिए लेकर के आई होंगे आप लोगों को ज़रूर वो फ्रूटफुल और बहुत सही लगे होंगे। और क्योंकि इसमें एक मिक्स कॉम्बिनेशन करके लेके आते हैं कि जितना हो सके जो ज़्यादा से ज़्यादा मुझे इंपॉर्टेंट लगते हैं उनको मैं लिख लेती हूँ, वही आप लोग के सामने प्रैक्टिस सेट के तौर पे लेकर के आती हूँ। PDF आपको टेलीग्राम चैनल्स पे मिल जाएगी। लर्न एंड ग्रो विद श्वेता के नाम से टेलीग्राम चैनल है। अगर आपने नहीं ज्वाइन कर रखा है तो ज्वाइन कर लीजिएगा। लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाती है। ना मिले तो कमेंट बॉक्स में मैसेज कर दीजिएगा, मैं डायरेक्ट आपको लिंक प्रोवाइड कर दूँगी। बाकी आपको सब PDF आपको वहीं से टेलीग्राम चैनल से मिल जाती है। और बस आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं। पूरी वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल पर नए हो तो बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस करिएगा। और बाकी मेरे वीडियो को, मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई फुल वीडियो। थैंक यू, गुड नाइट, शुभ रात्रि, टेक केयर, शबा खैर, बाय बाय।